गाइस, तो आज हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी पढ़ेंगे। सीएफटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी है आपके बुक का। इसके बाद एक आइसोमेरिज्म करके टॉपिक बाकी है बस। उसके बाद सीएफटी के बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद आपका चैप्टर ओवर। तो आपका सीएफटी जो है वो लास्ट सेकंड लेक्चर है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशंस थे, उसने कलर के बारे में नहीं बता पाया था, और ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स उसने नहीं बता पाए थे, और बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस था जो वो नहीं बता पाया। तो इसके लिए, वो चीज को सुधारने के लिए, उस चीज को करेक्ट करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाम की एक थ्योरी आई। तो अब सीएफटी में देखो क्या होता है, उसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, मतलब कि उसने कुछ पॉइंट्स अपने दिए, समझ रहे हो, कि उसने बोला कि जो कि सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स के बीच में, क्या बोला उसने, कि सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स के बीच में प्योरली आयोनिक कॉन्सेप्ट है। प्योरली आयोनिक कॉन्सेप्ट है। आयोनिक कॉन्सेप्ट मतलब जब उस अभी तक हमने जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखा था, सेंट्रल मेटल एटम जो था वो लिगेंड्स के साथ में एक कोवलेंसी नेचर शो करता था। दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते थे, बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लिगेंड्स के साथ में एक आयोनिक कॉन्सेप्ट है। आयोनिक कॉन्सेप्ट मतलब इसने सिर्फ अज्यूम किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इस इंटरेक्शन को एक आयोनिक इंटरेक्शन माना, एक आयोनिक कॉन्सेप्ट को मानते हुए सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स को लेकर के अपनी थ्योरी दी। समझ रहे हो? तो उसके थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट ये था कि मैं मतलब कि सीएफटी ने बोला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, कि मैं सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स के बीच का जो नेचर है, जो दोनों के बीच का इंटरेक्शन है, वो प्योरली, पहले तो बात तो आयोनिक होगा और मैं आयोनिक लूंगा। ऐसा कौन बोला? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला। अब हम आ जाते हैं दूसरे उसके अजम्पशंस पे। इट अज्यूम्स दैट सेंट्रल मेटल एटम्स एंड लिगेंड्स टू बी अ पॉइंट चार्ज। बिल्कुल सही है। इसने क्या माना कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला कि हम सेंट्रल मेटल एटम्स को और लिगेंड को, दोनों को एक पॉइंट चार्ज मानते हुए, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हुए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। किसने बोला था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बोला। क्या बोला था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये बोला कि हम दोनों को एक पॉइंट चार्ज मानते हुए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। किसको? सेंट्रल मेटल एटम को और लिगेंड्स को एक पॉइंट चार्ज मानते हुए ये परफॉर्म करें, सेंट्रल मेटल एटम्स और लिगेंड्स को मानते हुए। ओके, ये था इनका दूसरा पॉइंट। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आपको याद आता होगा, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ का, ऐसे नहीं बोलूंगा कि सबका, कुछ ऐसे मेटल्स आ गए थे जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो गलत बताया था। गलत मतलब कि उन्होंने जो बताया था उनके डाटा के हिसाब से एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं मैच हो पाया। तो फिर जाकर के ये भाई साहब ने कुछ ऐसे तिकड़म बैठाया, ये पता नहीं क्या किए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने, वो हम आगे देखेंगे क्या किए थे। तब जाके हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक्यूरेटली मिल गया। क्या मिल गया? हमें मैग्नेटिक मोमेंट एक्यूरेटली मिल गया। ठीक है, अब हम बताते हैं कि उसका 3 पॉइंट हमने पता कर लिया कि उसने मैग्नेटिक मोमेंट एकदम एक्यूरेटली बताया। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के दोनों उसने पॉइंट चार्ज माना था, और दोनों के बीच का इंटरेक्शन वो आयोनिक इंटरेक्शन था। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। हमने फर्स्ट कर लिया, सेकंड और थर्ड, अभी फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स बट डू नॉट एक्सप्लेन द एस ऑर्बिटल्स एंड पी ऑर्बिटल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सीएफटी को ये वाला फोर्थ पॉइंट, ये वाला मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये हाइब्रिडाइजेशन को कुछ मानता ही नहीं है, और ना ही हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बोलेगा। इट डज नॉट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इतने जो थे साइलेंट फीचर्स हैं, ये मतलब कि बहुत मेन साइलेंट फीचर्स है। अगर आप इतना करते हो तो बहुत है। आपको अगर एग्जाम में आ गया तो आप अगर 1 2 3 4 5 पॉइंट भी लिखते हो, 4 मार्क के क्वेश्चन में अगर आ भी गया तो आप समझ रहे हो, ये 4 मार्क के पहली बार क्वेश्चन में देगा नहीं। अगर देगा भी तो
बहुत इनफ, मोर देन इनफ है। 5 पॉइंट इज मोर देन इनफ और पूरे एक्यूरेट पॉइंट है। बहुत इसी करके इसको मैं सॉर्ट आउट करके लिखा हूं पूरा। तो अगर आपको ये राइट लगता है, राइट है ही, अगर आपको बुक में एक बार पढ़ो, अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो और अपने बुक में लिख लो। क्योंकि ये चीज अगर बोर्ड में आपको पूछ लिया तो आप बड़े बड़े पॉइंट लिखने से अच्छा इतने छोटे छोटे पॉइंट लिख के आप मार्क्स पूरे ले सकते हो। ओके, तो मैं आपको ये लास्ट वाला पॉइंट अब समझाता हूँ। लास्ट सेकेंड, पहले ये सब मिटा लो। ला 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 ला। हाँ, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब मैंने क्या बोला था, उनके लिमिटेशन में क्या था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, उन्होंने D3, D4, D5 ये सब के बीच का जो है एक रिलेशन था, इन दोनों में, इन सब में से रिएक्टिविटी का रिलेशन नहीं बता पाया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस सब के रिएक्टिविटी का रिलेशन नहीं बता पाया। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने ये चीज को बताते हुए जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स मैं ड्रॉ करता हूं डी ऑर्बिटल्स। ये डी ऑर्बिटल्स हो गए। ये डी ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स हैं। 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ओके, तो ये डी के ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो उसने क्या किया कि डी के ऑर्बिटल्स का स्टेबिलिटी बताने के लिए इसने इसको 2 पार्ट में स्प्लिट अप किया था। 2 पार्ट में स्प्लिट अप किया। ओके, 2 पार्ट में स्प्लिट अप किया। अभी देखो, मैं ये दोनों पार्ट 2 कंडीशन पे डिपेंड है। अगर टेट्राहेड्रल हुआ तो, या ऑक्टल हुआ, इसको आप देख लो एक बार। स्प्लिटिंग एनर्जी खाली उसने डी का बताया था, एस और पी के बारे में उसने कोई भी नॉलेज नहीं दिया क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो आप देख रहे हो ये डी ऑर्बिटल है, समझो। उन्होंने दो जगह पे इसको डी को 2 पार्ट में स्प्लिट किया। 2 पार्ट में स्प्लिट किया। एक टेट्राहेड्रल का अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो उसके लिए कैसे बनेगा, और एक ऑक्ट्राहेड्रल आ गया तो कैसे बनेगा। ये जो है, अगर हम इसको बोलते हैं ये टेट्राहेड्रल का है, सॉरी यहां पे नहीं लिखना है, ये चीज यहां पे नहीं लिखना है, यहां पे अभी तो और भी कुछ बनाना है। ये मान लेते टेट्राहेड्रल का है। ऑक्टाहेड्रल का है। उसने एनर्जी के हिसाब से टेट्राहेड्रल और ऑक्ट्राहेड्रल को 2 पार्ट में स्प्लिट किया था। टेट्राहेड्रल और ऑक्ट्राहेड्रल को उसने 2 पार्ट में स्प्लिट किया था। तो देखो, टेट्राहेड्रल को उसने स्प्लिट किया, ऊपर में 5 बॉक्स था, उसमें से 3 बॉक्स को उसने ऊपर किया इन टेट्राहेड्रल में, और 2 नीचे आ गए। तो 3 को उसने ऊपर किया और 2 बॉक्स को तोड़ के उसने नीचे कर दिया, स्प्लिट किया, मतलब कि तोड़ दिया। तोड़ने के बाद 3 डब्बे को ऊपर कर दिया, 2 डब्बे को नीचे कर दिया। अब उनके मन में क्या चल रहा था वो आपको बाद में पता चल जाएगा। और ऑक्ट्राहेड्रल में इसका जस्ट अपोजिट हुआ, ये 2 डब्बा ऊपर कर दिए और 3 डब्बा नीचे। अब देखो, ध्यान से देखो, स्प्लिटिंग बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार अगर आपके दिमाग में बस गया तो लाइफ बना देगा। मतलब कि आपके कहीं पर भी इसके कॉन्सेप्ट, कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन अगर इसका अटक गया तो एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आप देखते रहो खाली इसको। अगर टेट्राहेड्रल रहा तो देखो, सबसे पहले वो स्प्लिटिंग कैसे करता है। एक मिनट, उसने ये जो टेट्राहेड्रल था, सबसे पहले देखो उसने डी को स्प्लिट 5 फॉर्म में किया था। DXY, DYZ एंड DZX और DX स्क्वायर, Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ये 5 फॉर्म में उसने उसके स्प्लिटिंग एनर्जी के हिसाब से, मतलब कि ये सबको स्प्लिट किया, ये पांचों को, ये 5 अलग अलग मतलब उसने स्प्लिट किया।
ये डीजेनरेटेड ऑर्बिट्स हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिट है। ये एक्स वाई में रहता है, ये वाई जेड में रहता है, ये जेड एक्स में रहता है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इसका मैं आपको सबका डायग्राम बना के दिखाऊंगा, सबका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अगर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल जो टेट्राहेड्रल में यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे आता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। यहाँ पे ये आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये आ जाता है, ये है टेट्राहेड्रल में, आप समझ जाओ। और यहाँ पर वही मतलब बॉक्स के ऊपर जो नेमिंग किया हूं वो सब में सेम आने वाला है। ये जहां पे 2 आएगा वहां पे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और डी जेड स्क्वायर यहाँ रहेगा, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये इतना आपको याद होना चाहिए। अब आप धीरे धीरे देखते जाओ, अब आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते जाएगा। ये था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। अभी मैं इसका सबका आपको एक एग्जांपल सॉरी डायग्राम बना के दिखा देता हूं। तो डायग्राम अगर मैं बनाऊं डी एक्स को और वाई का, तो ये हो गया कुछ इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दोनों के बीच का एंगल कितना रहता है, 90 रहता है। अगर यहाँ पे डी एक्स वाई का आया तो कुछ इस तरीके से रहेगा, एक डंबल, ये 2 डंबल। ये आप समझे, ये आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े रहोगे, एनओसीबी में आप पढ़े रहोगे कि इसको डंबल स्ट्रक्चर बोलते हैं, और ये दोनों को डबल डंबल बोलते हैं। तो क्या होता है कि टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड्स एक दूसरे के ऊपर ऐसा अटैक करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये लिगेंड्स होते हैं, ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। 1 मिनट, ये जो होता है वो लिगेंड्स होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम्स होता है। ये यहाँ डंबल के जो कोने पे जो चीज है ना, इसको लिगेंड्स बोलते हैं। और जो यहाँ पे जो कोइंसाइड हो रहा है, जो दोनों एक दूसरे में इंटरसेक्ट हो रहा है, वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेगा। तो जो ये जो है डी एक्स वाई जो रहेगा, एक्स वाई डी एक्स वाई, ये जो रहेगा वो ऑर्बिट पर से नहीं आएगा, वो एक्सिस पर से नहीं आएगा, वो एक्सिस के बीच में से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ये कौन सा है, डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई है। और डी वाई जेड में सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा। ये वाई एक्सिस रहेगा, ये जेड एक्सिस मान लो, यहां पर भी ऐसे ही रहने वाला है। समझ रहे हो, ये हो जाएगा आपका लिगेंड्स, ये हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो लिगेंड्स जो है सेंट्रल मेटल एटम्स को एक्सिस के बीच में से अटैच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा डी वाई जेड का स्ट्रक्चर, और डी जेड एक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। डी जेड एक्स का स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो ये दोनों के बीच में भी 90 का एंगल ही रहेगा, तो ये भी इसी तरीके से बनेगा, डबल डंबल के फॉर्म में। ये हो जाएगा आपका एक्स, ये हो जाएगा आपका जेड। समझ रहे हो, तो ये सबका स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। अब आप समझ जाओ कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये सब क्या करते हैं, ये एक्सिस के बीच से सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करते हैं। क्या समझे आप कि ये जो डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, स्प्लिट करके उसने बाहर निकाला सेंट्रल मेटल क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। उसने ये बताया कि जो ये 3 थे, ये तीनों जो है ना एक्सिस के बीच से एक दूसरे को, मतलब कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ में ये लिगेंड्स एक्सिस के बीच में से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, एक्सिस के बीच में से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे थे। और हालांकि अगर जब इस जगह पे आए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में, तो इस जगह पे सिनेरियो उल्टा हो गया, मैं एक रहने देता हूं आपके दोनों को कंपेयर करने के लिए। डी एक्स वाई का मैं अगर स्ट्रक्चर आपको बनाऊं, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, दोनों के बीच में 90 डिग्री। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्ट्रक्चर हमें देखो, एक्स का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है, देखो एक x पे आ गया, दूसरा भी x पे आ गया, और डी वाई स्क्वायर भी है। सेंट्रल मेटल एटम यहां पे है,
ये लिगेंड्स है। लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहे हैं? लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहे हैं? लिगेंड्स अभी तक ये तीनों में दोनों एक्सिस के बीच से अप्रोच कर रहे थे, लेकिन जब हम यहां की बात करेंगे, जब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे, तब देखेंगे कि लिगेंड्स जो है एक्सिस पर से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस पर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डी जेड स्क्वायर का भी मैं बना रहा हूं, डी जेड स्क्वायर का भी मैं बना रहा हूं। तो डी जेड स्क्वायर का समझ लो जेड एक्सिस है, ये खाली जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस पे अगर अप्रोच करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, अगर हाँ डी जेड स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख लिए, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पे, और जेड एक्सिस में यहां से लिगेंड्स आएंगे, यहां से लिगेंड्स आएंगे। ये सेंट्रल मेटल एटम्स है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। ये हो गया डी जेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर। अब आप ये स्ट्रक्चर से देख के पता कर सकते हो कि डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है, उसमें जो लिगेंड्स पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, वो एक्सिस के बीच से बनाते हैं। लेकिन अगर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की बात करेंगे तो वो एक्सिस पर से बनाते हैं। तो ये दो चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जैसे देखेंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो ये सेम उसमें अप्लाई हो जाएगा और ये चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो आपको मैंने अभी तक क्या क्या उसने डी जेनरेटेड, 1 2 3 4 और 5, ये 5 उसने डी जेनरेट किया था। इसको तोड़ करके, डी को स्प्लिट करके उसने 5 डी के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए और सबका अलग अलग नेमिंग किया, और किस तरीके से कौन एक्सिस पे अप्रोच कर रहा है, कोई एक्सिस के बीच में से अप्रोच कर रहा है, तो वो कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। तो आपने सबका स्ट्रक्चर देख लिया, सबका ये देख लिया। अभी मैं स्ट्रक्चर अभी मिटा देता हूं। स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो देख लो। ओके, अब मैं स्ट्रक्चर रफ करता हूं। अब देखो, अब इसने इतना तो बता दिया। अब देखो, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में इलेक्ट्रॉन अगर हमें आया कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फील करना रहेगा। अगर हमें 10 इलेक्ट्रॉन देना है टेट्राहेड्रल में, जैसे यहां पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन देना है तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हमने दे दिया। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास डी के, तो हमने 6 को इस तरीके से फिल कर दिया। तो टेट्राहेड्रल के केस में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्लस 0.4 इंटू डेल्टा टी निकालेंगे, और ये जो मिडल में होता है इसको बैरी सेंटर बोलते हैं। डेल्टा टी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आए। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो डेल्टा टी का वैल्यू 3 हो गया यहाँ के लिए, और 3 4 12, इट मीन्स यहाँ पर प्लस 1.2 आएगा। और यहाँ पर अगर डेल्टा टी का वैल्यू, यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डाले और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाले, तो ऐसे ही भरेंगे हम लोग। सबसे पहले इस 3 में भरेंगे, फिर यहाँ पे भरेंगे, फिर अगर हमें और भी इलेक्ट्रॉन है तो फिर यहाँ पे भर के फिर इसको पेयर करेंगे। ओके, तो अगर हमारे पास इस तरीके के डेल्टा टी है तो 0.4 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 हो गए, 3 4 12, तो प्लस 1.2, और नीचे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इंटू -6 माइनस 1.2, जो कि दोनों नलीफाई होकर 0 हो जाते हैं, इसीलिए बैरी सेंटर का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। तो ये था इतना टेट्राहेड्रल के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए बहुत ज्यादा तो इसने नहीं एक्सप्लेन किया, पर ठीक है, जो कुछ एक्सप्लेन किया तो वो एक्यूरेटली था। ये था टेट्राहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए इसने थोड़ा विस्तार से, मतलब थोड़ा और डिटेल से इसने एक्सप्लेन किया था। dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ओके, तो इसने क्या किया था कि जो ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल का क्रिस्टल फिल थ्योरी ने 2 केस बनाया था। पहला केस ऐसा था कि अगर ये ऑक्टाहेड्रल जो है, अगर इसके अंदर वीक फील्ड लिगेंड्स रहेंगे
तो क्या होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहेंगे तो क्या होगा, इसने ऑक्ट्राहेड्रल का सबसे ज्यादा डिटेल में बताया था। तो ओके, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स रहा, अगर यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स रहेगा, जैसे कि अगर वीक फील्ड लिगेंड्स रहेंगे, तो एक चीज मैं आपको बताना भूल गया अभी तक, जो इसका एक प्रॉपर नाम है T2G है, और इसको हम लोग EG बोलते हैं। जहां पे 2 डब्बा रहता है, जहां पे 2 डब्बा है उसे हम लोग EG के नाम से बोलते हैं, और जो जहां पर 3 डब्बा है उसे हम लोग T2G के नाम से बोलते हैं। ओके, अगर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड्स है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है तो। अगर 2 रहेगा तो यहाँ पे जाएगा, अगर 3 रहा तो यहाँ पे जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैं आपको D3 का यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड्स का समझाऊंगा, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का समझाऊंगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेगा, EG का 2 डब्बा खाली रहेगा और T2G का 3 डब्बा खाली रहेगा, और यहाँ पर भी EG का 2 डब्बा है और T2G का 3 डब्बा है। ओके, अब आप समझ जाओ कि वेयर इज माय सेकंड चॉक मार्कर, ब्लैक मार्कर। ओके, 1 मिनट, इससे ही करते हैं। अगर देखोगे तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन आया, पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, जैसे कि इस तरीके से, पहला अगर मान लीजिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बोला गया है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम 1, 2 और 3 इसमें EG में भरेंगे, तो हमारा 3 में से पहले सबके 3 के तीनों EG में आ जाएगा। अगर 4 का बोले तो, जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग 6 का लेते हैं, सॉरी 5 का ही लेते हैं ना, 6 में पैरिंग होने लगा, पैरिंग का मैं अलग से बताता हूँ। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3, समझ रहे हो कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन आया, वीक फील्ड लिगेंड्स रहा, और 3 इलेक्ट्रॉन में D3 में, तो हम सबसे पहले यहाँ भरेंगे, T2G में भरेंगे, क्योंकि ये इसके यहाँ पे कम एनर्जी लगता है भरने के लिए, और उसने फटाफट तीनों भर दिया। तो अब देखो अगर वीक फील्ड लिगेंड्स रहा तो 5 वाले में क्या होगा, 5 वाले में सबसे पहले हमने 3 1 2 3 दे दिया, अभी वीक फील्ड लिगेंड्स है तो हम लोग 2 यहाँ पे देंगे, 4 1 5, तो हमारा ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5, हर एक बॉक्स में 1 1 दे देंगे। अगर 5 रहा और वीक फील्ड लिगेंड्स रहा तो ही। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का देखते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में अगर 3 बोला गया है तो, 3 बोला गया हो चाहे 4 बोला गया हो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोला गया, अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोला गया है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में अगर आपको बोला जाए कि आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हम लोग किस तरीके से भरेंगे, तो यहाँ पर फिर डायरेक्टली 1 2 3 ऐसे ही भरेंगे, इसमें पैरिंग नहीं होगा। अब आप बहुत ध्यान से समझ लो कि D3 में यहाँ पे पैरिंग नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अगर D5 आया तो हम पहले 1 2 3 देंगे, तो अगर हम यहाँ पे 3 दे दिए, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में हमें 5 बोला गया है, 1 2 3 4 5 हमें दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले 3 इसमें भरेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो पहले हम सबको इसको नीचे वाले को पैरिंग करेंगे, तो 4 1 5। तो आप समझ रहे हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर आ गया और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आप सबसे पहले T2G को पूरा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दोगे। अगर उसके बाद आपके पास बचा तब आप जाके EG में जाओगे। ये कौन कहता है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स बोलता है। और वीक फील्ड लिगेंड्स बोलता है नहीं भाई 1 2 3 हमें 3 1 1 दे दो, उसके बाद जाओ उन लोग में बांट के आओ, फिर बचता है तब हमें दोबारा दो। इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट था, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा इसके बारे में भी डिटेल महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में दिया, अन्ना आज तक इस सिटी में कभी कुछ इसके बारे में पूछा ही नहीं गया सिटी में, तो ठीक है। बट स्टेट गवर्नमेंट के बुक आपको बोर्ड में भी नहीं पूछेगा, बहुत लेंदी टॉपिक है ये, बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बस दे दी है बुक में पूछा एक भी बार नहीं है, लेकिन पढ़ लेना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लेना, समझ रहे हो। तो चलिए ठीक है, देखो 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसका फॉर्मूला ये टेट्राहेड्रल के लिए मैं बोल रहा हूं।
टेट्राहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? आपके स्टेट गवर्नमेंट बुक में नहीं है, लेकिन अगर हो सके तो महाराष्ट्र सिटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लें कि अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दिया हुआ है टेट्राहेड्रल का, तो आपको यहां पर -0.6 डेल्टा टी इंटू ए प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू बी, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा टेट्राहेड्रल का। टेट्राहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगा? प्लस 0.6 डेल्टा टी इंटू ए माइनस 0.4 डेल्टा टी इंटू बी। ए क्या है और बी क्या है आपको ये बात बता दे रहा हूं। अगर हम टेट्राहेड्रल लेते हैं, टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि ऊपर भाई 3 होता है और नीचे 2 होता है, समझ रहे हो? सॉरी, नीचे 2 होता है, ऊपर 3 होता है, नीचे 2 होता है। तो -0.6 टेट्राहेड्रल में -0.6 मतलब ये नीचे वाले को माइनस हम करेंगे, ऊपर वाले को प्लस करेंगे। ऊपर वाला 0.4 रहेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहेंगे ऊपर वाले में, ये यहाँ पे बी का वैल्यू आ जाएगा टेट्राहेड्रल में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें अनपेयर्ड रहेंगे ये 2 वाले में, वो ए का वैल्यू आ जाएगा। समझ रहे हो? और वही चीज अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर 2 रहता है, नीचे 3 रहता है, तो ए का वैल्यू जो रहेगा यहां से आ जाएगा ऊपर वाले से, और बी का वैल्यू है नीचे वाले से आ जाएगा। इतना ही है, बहुत ज्यादा कुछ डिटेलिंग में नहीं। ये तो फॉर्मूला आप एक बार देख लेना, क्योंकि नहीं है आपके पोर्शन का, तो फिर भी एक बार आप इसको देख के जाना। है मतलब पोर्शन में तो है, लेकिन अब आपको आज तक ऐसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसा कहीं आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया हुआ। तो ये 2 चीज है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल का, ये 2 चीज का एक फॉर्मूला आप कर लेना। इसी के साथ अपना क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यहीं पे समाप्त होता है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।